हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपने कक्षा 9 में अध्याय 5 में भाग 3 तक पढ़ा। पिछला जो वीडियो था वो भाग 2 मैंने गलती से बोल दिया था, वो भाग 3 का था। भाग 3 तक आपने पढ़ा कोशिका भित्ति के बारे में, केंद्रक के बारे में। अब हम समझेंगे उसके आगे के टॉपिक के बारे में भाग 4 के अंतर्गत, जो कि होगा कोशिका द्रव्य क्या होता है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के बाद हम पढ़ेंगे कोशिकांगों के बारे में कि अलग अलग कोशिकांग के क्या कार्य होते हैं, कैसे मिलकर बने होते हैं। आइए, ये है एक कोशिका। आपको पता है कोशिका के अंदर जितना भी द्रव पाया जाता है, समस्त द्रव को कहा जाता है जीव द्रव्य, यानी प्रोटोप्लाज्म। अब जीव द्रव्य के अंदर क्या क्या होता है, तो जीव द्रव्य के अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक के चारों तरफ का जो द्रव है, जो भी द्रव है, इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जी बॉडी, हरित लवक। तो जितने भी अन्य अंग पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक के चारों तरफ का जो द्रव है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम वगैरह पाए जाएंगे। तो केंद्रक के चारों तरफ का ये जो द्रव है, जिसमें ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जी बॉडी, हरित लवक, ये जो द्रव है इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। तो समझ में आया कि कोशिका द्रव्य क्या है। कोशिका द्रव्य केंद्रक को छोड़कर बाकी उसके चारों तरफ का जो द्रव है उसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। और देखो, जीव द्रव्य के अंतर्गत केंद्रक भी आता है, यानी जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक सम्मिलित रूप से, यानी कोशिका के अंदर जितने भी चीज़ें हैं सबको हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य के अंदर रखेंगे। यानी कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है, केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य। तो बताओ कौन बड़ा हुआ, कोशिका द्रव्य बड़ा हुआ या जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य बड़ा हुआ ना, क्योंकि जीव द्रव्य कोशिका के अंदर के समस्त द्रव को कहा जा रहा है, जिसके अंदर केंद्रक भी सम्मिलित है। लेकिन कोशिका द्रव्य में केंद्रक को हटा दो, तो बाकी जो पदार्थ बचता है, जो द्रव बचता है, उसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। क्लियर है बात है। और आप ये देख रहे हैं कि कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे विशिष्ट संरचनाएं पाई जा रही हैं, जिनके अपने अलग नाम होते हैं, अपने अलग काम होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जी बॉडी, हरित लवक। तो ये सब क्या है, कोशिकांग हैं, विशिष्ट घटक हैं, कोशिका के विशिष्ट घटक हैं, जो विशिष्ट कार्य को करने के लिए पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका क्या कहते हैं, ऊर्जा ग्रह कहते हैं, ऊर्जा घर। ठीक है। उसके बाद अंतःप्रद्रव्य जालिका को देखोगे तो अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन का निर्माण करती है, वसा का निर्माण करती है, लिपिड का निर्माण करती है। तो ये अपना एक अलग काम कर रही। जितने भी कोशिकांग होते हैं वे सारे अब कोशिकांग अपने अलग अलग कार्यों को करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करता है, प्रोटीन नहीं बनाता। प्रोटीन बनाने का काम किसका है, अंतःप्रद्रव्य जालिका का, प्रोटीन बनाना, लिपिड बनाना, वसा बनाना। गाल्जी बॉडी है, तो गाल्जी बॉडी कोशिका के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का काम करता है, यानी सफाई कर्मी का काम करता है। लवक है, तो लवक पौधों में हरित लवक भोजन का निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में, वे सभी विशिष्ट कार्य को करने के लिए पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक कोशिकांग है, अंतःप्रद्रव्य जालिका भी एक कोशिकांग है, गाल्जी बॉडी भी एक कोशिकांग है। कोशिकांग को अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, कोशिकांग को अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो क्या आएगा, कोशिका प्लस अंग, यानी कोशिका के अंग हैं। जैसे हमारा हर अंग अलग अलग कार्य को करने के लिए विशिष्ट है। आँख देखने के लिए, मुंह बोलने के लिए, नाक सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि नाक से हम सुनते हैं, नहीं ना।
तो अलग अलग कार्यों को करने के लिए जैसे हमारे पास अलग अलग अंग है ना, वैसे ही कोशिका में अलग अलग कार्य को करने के लिए उसमें भी अलग अलग अंग होते हैं, इसीलिए इसे हम कोशिकांग कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक कोशिकांग है, ये भी एक कोशिकांग है, ये भी एक कोशिकांग है, ये भी एक कोशिकांग है। इनके अपने अलग अलग नाम हैं। जैसे ये है माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी संरचना ऐसी दिखाई पड़ती है, इसका कार्य है ऊर्जा उत्पन्न करना। ये है अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसकी संरचना ऐसी दिखाई देती है, जिसका काम है प्रोटीन, लिपिड, वसा का निर्माण करना। गाल्जी बॉडी जिसकी संरचना ऐसी दिखाई देती है, जिसका काम है सफाई कर्मी का यानी उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। और हरित लवक जिसका काम है भोजन का निर्माण करना। क्लियर है बात है? समझ में आए कि कोशिका द्रव्य क्या होती है, कोशिकांग क्या होती हैं? आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट आप लिखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जिन्हें कोशिकांग इंग्लिश में बोलते हैं सेल ऑर्गेनल कहते हैं। आगे लिखेंगे प्रत्येक कोशिकांग कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। ठीक। अब आपने जाना कि ये जीव द्रव्य क्या होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। तो ये भी लिखेंगे कि कोशिका द्रव्य व केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अब आपने देखा कि कोशिकांग, जितने भी कोशिकांग हैं वे झिल्लियों द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, जिसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया गया था। तो नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं। आप आगे लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक का मतलब क्या है? जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाए। तो वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। वास्तविक केंद्रक व झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जबकि हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक व झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे
अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गाल्जिकाए आदि पाया जाता है, आदि पाया जाता है। ठीक। अब बात करें हम एक ऐसे जीव की जिसे ना तो हम जीवित मानते हैं ना तो निर्जीव मानते हैं, यानी हम विषाणु की बात करेंगे। विषाणु यानी वायरस। वायरस क्या होते हैं? आपने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक तो पढ़ लिया, यानी जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं उनकी कोशिकाओं के बारे में पढ़ लिया। प्रोकैरियोटिक जीवाणु होते हैं, यूकैरियोटिक बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर पाए जाते हैं, कवक, पौधे, जंतु सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। लेकिन विषाणु में कौन सी कोशिका होती है? तो विषाणु में कोई भी कोशिका नहीं होती, ना तो प्रोकैरियोटिक ना यूकैरियोटिक। इन्हें हम सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। सजीव व निर्जीव की बीच की कड़ी मानते हैं, बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जब बाहर स्वतंत्र रूप में खुले में पाए जाते हैं, शरीर के बाहर होते हैं तो ये मृत होते हैं। शरीर के बाहर वायरस कैसे होते हैं? विषाणु मृत होते हैं। जबकि शरीर के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे, हम लोगों के शरीर में या किसी अन्य जंतुओं के शरीर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, विषाणु क्या होते हैं? जीवित हो जाते हैं। इसीलिए हम इसे विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंस है प्लाज्मा झिल्ली का। प्लाज्मा झिल्ली का जो कि विषाणुओं में नहीं पाई जाती। विषाणु किसके बने होते हैं? विषाणु बने होते हैं डीएनए या आरएनए और प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। बस इतनी चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कोई भी इनके पास मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होता। तो प्लाज्मा झिल्ली की विशिष्टता यही होती है कि एक वायरस में जिसमें प्लाज्मा झिल्ली नहीं पाई जाती, वो जब कोशिका के बाहर होता है तो वो मृत होता है। उसे जीवित होने के लिए किसी जीवित कोशिका के शरीर में प्रवेश करना होगा और उसकी मशीनरी का प्रयोग करके ये अपना बहुगुणन करते हैं। विषाणु अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विषाणु में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती। इसी कारण इनमें जीवन के गुण तब तक लंबित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव कोशिका में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता, तब तक वो जीवित नहीं हो पाता। यानी वायरस जो कि निर्जीव होता है जब वो शरीर के या किसी कोशिका के बाहर होता है, जैसे ही वो किसी कोशिका में प्रवेश करता है उस कोशिका की मशीनरी का प्रयोग करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है, तब वो एक्टिव होता है। अब आपने देखा कि विषाणु किसके बने होते हैं? डीएनए, आरएनए। डीएनए के भी पाए जा सकते हैं या आरएनए होता है, दोनों नहीं पाए जाएंगे। डीएनए या आरएनए उनका आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है और साथ ही साथ उनमें प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। आइए हम देखते हैं फिगर। आपने देखा, आपने पढ़ा कि कोशिका द्रव्य क्या होती है।
कोशिकांग क्या होते हैं। तो एक कोशिका में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो कोशिका में ये है केंद्रक, केंद्रक के चारों तरफ जो भी द्रव पाया जाता है वो क्या है, कोशिका द्रव्य। ये है आपका जंतु कोशिका और ये है आपका पादप कोशिका। पादप कोशिका में भी आप देखें तो ये केंद्रक है जिसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य पाया जाता है। आप कोशिका का फिगर बना के प्रैक्टिस जरूर करोगे, ठीक। ये है जंतु कोशिका जिसमें कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी। अब देखो स्ट्रक्चर आप बना के प्रैक्टिस करोगे तो देखते ही पहचान जाओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है। केंद्रक से ही सटा होता है अंतःप्रदव्य जालिका, तो आप देख रहे हो ये अंतःप्रदव्य जालिका है ना। तो ये हैं आपके जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। और भी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे राइबोसोम्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, उसके बाद तारककाय पाया जाता है, कोशिका झिल्ली है, गाल्जी उपकरण है, अंतःप्रदव्य जालिका, केंद्रीय झिल्ली, ठीक। अब अगर देखें तो पौधे की कोशिका में तो केंद्रक के चारों तरफ का जो द्रव है वो कोशिका द्रव्य कहलाएगा, है ना। कोशिका द्रव्य कहाँ है, कोशिका द्रव्य कहलाएगा। कोशिका द्रव्य के अंदर देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसी तो संरचना आप बनाए थे। हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक केवल और केवल पौधे में पाई जाती है, जंतु में लवक नहीं पाए जाते। अब देखो एक बहुत बड़ी रिक्तिका होती है जो पौधे में पाई जाती है, इसे कहते हैं रिक्तिका। कोशिका का लगभग 95% भाग रिक्तिका अकेले घेरी होती है। रिक्तिका भी सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में बहुत कम या तो नहीं पाई जाती, ठीक। अब इसके पास भी देखो अंतःप्रदव्य जालिका हैं, उसके बाद हरित लवक हैं, गाल्जी बॉडी हैं और भी अनेक कोशिकांग हैं। तो आप ये बनाकर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। आप अगर वायरस को देखो तो मैंने आपको क्या बताया कि वायरस किसके बने होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, इनमें डीएनए या आरएनए हो सकते हैं और साथ ही प्रोटीन का इनके आवरण होता है। तो ये है एक वायरस जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। इस वायरस का भी फिगर बना के आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। इस इन्फ्लुएंजा वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता, इसमें आरएनए पाया जाता है और इसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण होता है। ये है बैक्टीरियोफेज, इसे क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी, हिंदी में कहते हैं जीवाणु भोजी। तो भोजी का मतलब होता है भोजन करने वाला, यानी भक्षण करने वाला। ये ऐसे विषाणु होते हैं, ये हैं विषाणु, जीवाणु नहीं है। जीवाणु भोजी आ रहा है तो जीवाणु नहीं है, ये ऐसे विषाणु हैं, विषाणु जो जीवाणु का भक्षण करते हैं, जीवाणु का भक्षण करते हैं, यानी ये जीवाणु पर आक्रमण करते हैं, जीवाणु को खाते हैं, ठीक है। तो ये जीवाणु भोजी हैं। ये भी एक वायरस है जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और इनमें प्रोटीन की बनी अन्य संरचनाएं पाई जाती हैं। अब आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है कि क्या आप निम्नलिखित तालिका में दी गई रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके। यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको खुद भरना है। जैसे यहाँ लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आप याद करिए भाई, क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पहली बात तो ये कि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। दूसरा, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक की बात करो तो यूकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक होता है, यानी उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है, प्लस कोशिकांग सभी पाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अंतर दिखा दिया गया है, कुछ अंतर वो बताए हैं, कुछ आपको बताना है। जैसे कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार बहुत छोटा होता है, जैसे जीवाणु को आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते हो, इसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। इसका साइज 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, तो इतना छोटा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इनसे आकार में ये बड़ा होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। दूसरा कह रहे हैं कि आपको लिखना है कि बताइए केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रकीय क्षेत्र प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा होता है। तो आप लिखोगे केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, बहुत कम स्पष्ट, ठीक। क्योंकि यहाँ दिया है केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट होता है, तो ठीक है। यूकैरियोटिक में केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। अब देखिए, जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है,
क्या इनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है? तो आप क्या लिखोगे कि बहुत कम स्पष्ट होता है जो केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं? याद करिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक को क्या कहते हैं? केंद्र काभ, यानी न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड कहते हैं। ठीक, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र 1 पाया जाता है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाणुओं में गुणसूत्र की संख्या 1 होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में 1 से अधिक हो सकती है। तो बताओ मनुष्य की कोशिका किस प्रकार की है? यूकैरियोटिक प्रकार की है। यानी मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? याद कर लीजिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, या इसे हम लिखते हैं 23 जोड़ी। तो जोड़ी लिखिए, जैसे एक जोड़ी चप्पल में 2 होते हैं ना, तो वैसे 23 जोड़ी गुणसूत्र में 46 गुणसूत्र, यानी आप चाहे 46 बोलिए चाहे 23 जोड़ी बोलिए, बात एक ही है। उसके बाद कह रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं। आपको यहाँ लिखना है कि यूकैरियोटिक कोशिका में बताओ, तो यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, अंतःप्रद्रव्य जालिका, आदि पाए जाते हैं, आदि पाए जाते हैं। ठीक, इतनी बातें आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कोशिकांग। सभी कोशिकांगों को बारी बारी से पढ़ेंगे। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है, किसकी बनी होती है, क्या कार्य होते हैं। उसके बाद गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, किसकी बनी होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो कोशिकांग आपने जाना कि क्या है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विशिष्ट घटक हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं, कोशिका के उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं या कार्य को करते हैं। तो लिखेंगे कि बड़ी व जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की भी कोशिकाएं सम्मिलित हैं, को उपापचयी क्रियाएं करने की आवश्यकता होती है। जिससे कि वे जटिल संरचना व कार्य को सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं
झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं, जिसे हम कोशिकांग कह सकते हैं, का उपयोग करती हैं यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इन संरचनाओं को कोशिकांग कहा जाता है। कोशिकांग कहा जाता है। बस अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगा अंतःप्रदव्य जालिका। अब आप एक एक कोशिकांग को पढ़ोगे कि ये अंतःप्रदव्य जालिका क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, काल्जी बॉडी क्या होती है। अंतःप्रदव्य जालिका को इंग्लिश में कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःप्रदव्य जालिका क्या होती है? तो अंतःप्रदव्य जालिका भी एक कोशिकांग है जो झिल्ली युक्त होती है। और अगर हम बात करें इसकी तो ये ज़्यादातर पाई जाती हैं केंद्रक के नज़दीक, यानी ये कोशिका का केंद्रक है। केंद्रक से ही जुड़ा हुआ यह संरचना पाया जाता है कुछ इस तरह से। अंतःप्रदव्य जालिका कई रूप में पाए जा सकते हैं। ये नलिकाओं के रूप में भी हो सकते हैं, गोल पुटिकाओं के रूप में भी हो सकते हैं, या आयताकार पुटिकाओं के रूप में भी हो सकते हैं। कई प्रकार से पाए जा सकते हैं। ये सब बातें याद रखेंगे कि अंतःप्रदव्य जालिका ज़्यादातर कहाँ होती है? केंद्रक से सटी होती है। अब हम बात करें कि ये कितने प्रकार की होती है, तो अंतःप्रदव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, याद कर डालिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। पहला होता है जिसे हम कहते हैं खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं RER। दूसरा होता है चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं SER। याद करिए, अंतःप्रदव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, खुरदुरी और चिकनी। अंतर क्या है उसको देखिए। अगर हम देखें खुरदुरी का, तो खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका पर ऐसे ऐसे समस्त उसकी सरफेस पर, पृष्ठ पर ऐसे दानेदार संरचना होती है। ये दानेदार संरचना और कुछ नहीं राइबोसोम होता है। ठीक है, ये इस तरह से राइबोसोम पाए जाते हैं।
अंतःप्रद्रव्य जालिका जो खुरदुरी कहलाती है वो इसी की वजह से कहलाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका को खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सरफेस पर पाया जाता है राइबोसोम, और राइबोसोम की वजह से इसका जो सरफेस है वो खुरदुरा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है आपका खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका का क्या विशेषता है कि इन पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी, तो इनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसी वजह से ये चिकनी दिखाई देती हैं। भाई आप खुद सोचो कि कोई प्लेन सड़क है जिस पर कोई गड्ढा नहीं है तो वो इतना स्मूथ कहलाएगा ना, लेकिन अगर किसी सड़क में गड्ढे हों तो वो खुरदुरा कहलाएगा ना, खुरदुरा। तो इस वजह से इन पर जो राइबोसोम होता है इनकी सतह खुरदुरी सी हो जाती है, तो इन्हें कहते हैं खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों होता है? क्योंकि इन पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्लियर है बात है? अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक खुरदुरी और एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका को क्यों खुरदुरी कहते हैं? क्योंकि इनके सरफेस पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। अब बात आती है इनका कार्य क्या है। अब देखो, राइबोसोम इज द मेन साइट ऑफ प्रोटोसिंथेसिस। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, और इसी वजह से हम ये भी कहेंगे कि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य क्या है? तो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। वही हम बात करें चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का, तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य होता है वसा व लिपिड का संश्लेषण करना। लिपिड का संश्लेषण करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके नीट तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप उठा के देख लीजिएगा इस चैप्टर के क्वेश्चन कोशिका के। तो वसा और लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका में। और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य एक और होता है कि ये अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका के, मान लो ये एक जगह है, एक साइट ए है, ये साइट है बी है, ये एक क्षेत्र है जिसका नाम ए है, ये है बी। तो यहाँ से अगर कोई पदार्थ यहाँ जाना है तो इनके माध्यम से भी ये जाते हैं। तो कोशिका में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों के आवागमन में, या केंद्रक से कोई पदार्थ या प्रोटीन इस कोशिका द्रव में आना है तो किसके माध्यम से आता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका के माध्यम से। यानी पदार्थों के आवागमन में भी अंतःप्रद्रव्य जालिका मदद करती है। बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में आपको नहीं जानना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका एक और काम करती है कशेरुक जंतुओं में। कशेरुक जंतुओं में यानी कॉर्डेट में ये यकृत में पाई जाती हैं, और यकृत की कोशिकाओं में वहाँ पर विष तथा दवा का निराविषीकरण भी करते हैं। निराविषीकरण इसका मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कोई भी हमने कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जिसमें कोई हल्का पॉइजन था, या हमने कोई ऐसी दवा ली जिनमें कुछ विष पदार्थ पाए जाते हैं, हमारे लिए उतना नुकसान नहीं करते लेकिन उनका शरीर से बाहर निकलना ज़रूरी होता है, तो उसको निराविषीकरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी SER करती हैं। SER, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कशेरुक जंतुओं के यकृत में वसा व दवा का निराविषीकरण कौन करता है? तो क्या बताएंगे? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक, बस इतना आप नोट करेंगे, चाहे तो आप फिगर बना सकते हैं। इसमें लिखेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं व सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है
ये लंबी नलिका तथा गोल अथवा आयताकार सिस्ट या पुटिकाओं, जिसे हम वेसिकल्स भी बोलते हैं, के रूप में पाया जाता है। फिर लिखेंगे अगले लाइन से कि अंतःप्रदव्य जालिका दो प्रकार की होती है। डैश करके खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, तथा चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, जिसे SER इंग्लिश में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका और चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। फिर लिखेंगे कि खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका को खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदुरी पृष्ठ दिखाई पड़ती है, जो उन पर पाए जाने वाले राइबोसोम के कारण होती है। राइबोसोम के कारण होती है। लिखेंगे राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण का मतलब प्रोटीन का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है। लिखेंगे RER यानी खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका तैयार प्रोटीन को आवश्यकतानुसार कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे SER यानी चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका वसा व लिपिड अणुओं का संश्लेषण करता है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, कुछ प्रोटीन व वसा कोशिका झिल्ली के निर्माण में भी सहायक होता है। कोशिका झिल्ली के निर्माण में भी सहायता करता है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे
कि कुछ अन्य प्रोटीन व वसा एंजाइम व हार्मोन की तरह भी कार्य करता है, फिर आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे एक और कार्य करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपको बताया था परिवहन का, ER ऐसे लिखेंगे, ER का एक और कार्य कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य व केंद्रक के बीच विभिन्न पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन के आवागमन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है, नलिका के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, ER कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का भी कार्य करता है, कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करता है। आखिरी कार्य लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि ER कुछ विशेष जंतु कशेरुकी वर्ग के में यकृत कोशिका में विष तथा दवा का निराविषीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बस ये था आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। अब आइए इसका हम आपको फिगर दिखाते हैं कि अंतःप्रद्रव्य जालिका कैसे दिखाई देती है। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका जो केंद्रक से एकदम सटा हुआ होता है। देखिए ये न्यूक्लियस है केंद्रक जिससे एकदम सटा हुआ होता है, इस तरह से पाया जाता है। वो अंतःप्रद्रव्य जालिका जिन पे राइबोसोम पाए जाते हैं वो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका ये कई फॉर्म में हो सकती हैं, सिस्टर्नी के रूप में भी हो सकती हैं या वेसिकल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये वाला देखिए इन पर कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जा रहा। देखिए यहाँ पर गोल गोल डॉट डॉट है ना, इस पर डॉट डॉट नहीं है। तो जिन पर राइबोसोम नहीं पाया जाता उन्हें चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ये दूसरा फिगर है जिसमें केंद्र के चारों तरफ दिखाया गया है जिन पर राइबोसोम पाए जाते हैं ये खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिन पर नहीं पाए जाते उन्हें हम चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। बस आज का टॉपिक इतना ही जिसमें आपने जाना कोशिका द्रव्य के बारे में, आपने कोशिकांग के बारे में जाना, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर जाना, आपने जाना अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में कि अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है, उसके क्या कार्य होते हैं। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, अपनी कॉपी में भी नोट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है। दूसरा, किस प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिका में राइबोसोम पाए जाते हैं।
नेक्स्ट, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? नेक्स्ट, वसा और लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 5 अंतर लिखिए। बस इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। कमेंट बॉक्स में भी आपको उसका आंसर देना है, अपनी कॉपी में भी नोट करना है। आगे जो भी टॉपिक होगी जल्दी बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के साथ। धन्यवाद।